हेलो गाइस, वेलकम टू KNP एनालिसिस। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आर्टिकल नंबर 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आर्टिकल नंबर 16 अनुच्छेद नंबर 16 डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान का। इससे पहले हम अनुच्छेद नंबर 12, 13, 14, 15 डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल नंबर 16 जो है वो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, यानी कि आर्टिकल नंबर 16 जो है वो हमारे मौलिक अधिकार का हिस्सा है। मौलिक अधिकार कौन से भाग में आते हैं? भाग नंबर 3 में। भाग नंबर 3 में यानी कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फंडामेंटल राइट है, और उसमें एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 किसके अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल नंबर 16 जो आता है वो राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आता है, यानी कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। और ये सारे आर्टिकल जो है वो आर्टिकल नंबर 14 से 18 हमने इंक्लूड कर रखे हैं। तो राइट टू इक्वलिटी जो है वो आर्टिकल 14 से 18 होता है, फंडामेंटल राइट में इंक्लूड होता है, पार्ट नंबर 3 का ये हिस्सा है। इसके बाद की हम बात कर लेते हैं कि एक चीज़ अगर मैं इसमें बताऊं तो कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो खाली सिटीजन्स यानी कि नागरिक के लिए होते हैं। तो वो कौन कौन से आर्टिकल होते हैं जो खाली सिटीजन्स या नागरिक के लिए होते हैं? तो वो होता है आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 आर्टिकल यानी कि ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए बनाए गए हैं। तो उसी में आर्टिकल नंबर 16 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कल हम आर्टिकल नंबर 15 डिस्कस कर चुके थे। तो आर्टिकल नंबर 16 यानी कि अनुच्छेद नंबर 16 आर्टिकल नंबर 16 कहता क्या है? आर्टिकल नंबर 16 की जो एक बेसिक थीम है, और आर्टिकल नंबर 16 की बेसिक थीम ये है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर की समानता। आर्टिकल नंबर 16 की थीम ये है कि अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार में, इन द एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट या ऐसे बोल लो आप पब्लिक सर्विस, यानी कि जो पब्लिक सर्विस होती है, जो ऐसी नौकरी जो राज्य का मतलब है यूपी, हरियाणा, बिहार से भी हो सकता है और केंद्र सरकार से भी हो सकता है। तो ऐसी नौकरी जो स्टेट द्वारा बनाई जाती हैं, और वो नौकरी असलियत में हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बात करते हैं आर्टिकल नंबर 12 में हमने स्टेट की डेफिनेशन जो पढ़ी थी वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ऐसी सारी नौकरी में आपको अवसर की समानता मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही बात हुई ना। तो भेदभाव किस आधार पर नहीं किया जाएगा? तो ये जो था ये था आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 1। ये था आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 1। 16 क्लॉज 1 कहता है कि आपको अवसर की समानता मिलेगी, आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वो ऐसे कौन से ग्राउंड होंगे जिन पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? बात कर लेते हैं, यानी कि आर्टिकल 16 क्लॉज 2 की बात कर लेते हैं कि 16 क्लॉज 2 क्या कहता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में देखिए, आर्टिकल 15 में हमको 5 ग्राउंड दिए गए थे जिनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आर्टिकल नंबर 16 में हमको 7 ग्राउंड दिए गए हैं जिनके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। आपका मतलब स्टेट कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता उन 7 ग्राउंड पर। कौन कौन से 7 ग्राउंड है? पेपर में आ जाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 5 वो लिख लेते हैं जो आर्टिकल नंबर 15 में पढ़े थे। रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर या सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। और इसके बाद इसमें 2 और आर्टिकल ऐड कर दिए गए, और वो जो 2 नए आर्टिकल ऐड किए गए हैं वो हैं आपके डिसेंट, और एक है आपका प्लेस ऑफ आपका रेजिडेंस, यानी कि आप रहते कहाँ हैं। और डिसेंट का मतलब होता है कि आप कौन सी वाली पीढ़ी से हैं, यानी कि जैसे आपका गोत्र होता है ना, उस टाइप की जो चीज़ होती है वो डिसेंट होती है। ठीक है, आप इंडियन हैं, आप अमेरिकन हैं, कौन सी वाली आप डिसेंट से हैं वो आपका मैटर करता है, यानी कि जो आपके पिता की भूमिका रही होगी वो भी आपकी रहेगी। ठीक है, जीन्स में। ये 7 आर्टिकल दिए हुए हैं 16 क्लॉज 2 में। 16 क्लॉज 2 कहता है कि आप इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। एक चीज है इसमें, आर्टिकल 15 में भी हमने एक चीज पढ़ी थी, ओनली
और आर्टिकल 16 में भी हम एक चीज पढ़ रहे हैं ओनली। इसका मतलब क्या है कि इनके अलावा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और प्लेस ऑफ रेजिडेंस के अलावा अगर कोई अदर आर्टिकल आता है तो आप उसके आधार पर, अदर ग्राउंड आता है तो आप उसके आधार पर भेदभाव कर सकते हो, उसके आधार पर आप भेदभाव कर सकते हो। जैसे कि एज, एज इसमें इंक्लूड नहीं है कोई नहीं है ना, तो एज के आधार पर आप भेदभाव कर सकते हो। भेदभाव का मतलब ये नहीं कि इज्जत नहीं करनी, भेदभाव का मतलब ये है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है कि आपकी एज जो वो 18 से 24 लिमिट हो, है ना, 25 वाले को ना लें, 24 साल 1 दिन वाले को ना लें, तो वो डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड कुछ होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। और अब उन्हीं अपवाद की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, और भारतीय संविधान है तो अपवाद होना स्वाभाविक है, तो उन्हीं अपवाद की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से अपवाद यानी कि कौन कौन से एक्सेप्शन हमको दिए हुए। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है कि आप इनके आधार पर भेदभाव करोगे, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे होगा भेदभाव। आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 3, 16 क्लॉज 3 को डील करते हैं। आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 3 बोलता है कि पार्लियामेंट यानी कि जो संसद है, जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो एक नया स्पेशल लॉ बना सकती है। वो एक नया स्पेशल लॉ बना सकती है किस चीज के लिए? वो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक नया लॉ बना सकती है। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एक एम्प्लॉयमेंट में ग्राउंड ऐड कर सकती है, और वो एक्सेप्शन है आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। यानी कि वो बोल सकती है कि आप जहां रहते हो, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट बोल सकती है कि भारत में रहने वाले लोगों को ही ये नौकरी मिलेगी। वो बोल सकते हैं कि हरियाणा में रहने वाले लोगों को ही ये वाली नौकरी मिलेगी, XYZ कोई भी नौकरी हो। यूपी में रहने वालों को वो वाली नौकरी मिलेगी, दिल्ली, बिहार जो भी है वो, ठीक है, वहां के लोगों को ही वही वाली नौकरी मिलेगी, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। और ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्लेस ऑफ रेजिडेंस को आधार मान करके किसी एम्प्लॉयमेंट में यानी कि किसी रोजगार में एक एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता है कि अगर आप यहाँ के निवासी नहीं हैं तो आपको ये वाली नौकरी नहीं मिलेगी। जबकि आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में बोला गया था कि इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना, और इसीलिए मैंने बोला है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या है? एक्सेप्शन। क्या है ये? अपवाद। समझ आई चीज नहीं आई? अपवाद। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4। एक और चीज, ये खाली पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि जो विधानसभाएं होती हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनली ये पावर नहीं है, संवैधानिक रूप से ये पावर नहीं है। ये चीज आपको याद रखना। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 डिस्कस करते हैं कि 16 क्लॉज 4 क्या है। 16 क्लॉज 4 कि कल मेहनत रख हौसला वो मंजर भी आएगा, जिसने पूछी थी औकात कभी सेल्फी वाली लाइन में दिख जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 बोलता है कि अगर कोई भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, कोई भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, और उसे आपके स्टेट में, यानी कि स्टेट का मतलब आर्टिकल नंबर 12 से है मेरा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 12 में हमने स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, कंपनीज हो, या कोई भी ऐसी बॉडी हो जो जो स्टेट द्वारा स्थापित की गई हो, वो सारी जो पावर है वो स्टेट के अंतर्गत आती है, वो सारी कंपनीज स्टेट के अंतर्गत आती हैं, सारी अथॉरिटीज स्टेट के अंतर्गत आती हैं। आर्टिकल नंबर 12 में हमने स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी। तो आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 बोलता है कि जो भी स्टेट एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होंगी जिनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला होगा, मतलब क्या है इसका?
मतलब ये है कि मान लो आपके यहाँ पे, और ये जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास होगी ये SC ST रिलेटेड है, ये SC ST रिलेटेड है, बात कर लेंगे भी कैसे। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, मान लो कि आपके यहाँ 500 लोग एक ST कम्युनिटी से रहते हैं और उन 500 में एक की भी सरकारी नौकरी नहीं है, उन 500 में एक की भी सरकारी नौकरी नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको सरकारी नौकरी देने के लिए, यानी कि उनको स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट एम्प्लॉयमेंट देने के लिए क्या करेगा, वो उनके लिए कुछ पोस्ट रिजर्व कर देगा। तो यानी कि कैन रिजर्व पोस्ट, कैन रिजर्व वैकेंसीज, पोस्ट नहीं मैं इस पर वैकेंसीज बोलूंगा, ठीक है, ठीक है। तो वो कुछ वैकेंसीज जो हैं वो उनको, पोस्ट को तो नहीं, वैकेंसीज को वो क्या करेगा, पोस्ट को नहीं। पोस्ट और वैकेंसी में क्या अंतर होता है, वैकेंसी का मतलब होता है टीचर, ठीक है, और पोस्ट का मतलब होता है जैसे मान लो आपका प्रिंसिपल है, तो वो ये नहीं कहेगा कि प्रिंसिपल ही आपका SC ST कम्युनिटी से होना चाहिए। अगर आपके 10 प्रिंसिपल है तो 10 में फिर 2 प्रिंसिपल SC ST कम्युनिटी के लिए रिजर्व करेगा। यानी कि पोस्ट और वैकेंसी में अंतर है। पोस्ट खाली हम एक किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं, वैकेंसी एक हम होल की बात करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि वैकेंसीज के लिए जिस SC BC यानी कि जो सोशली और एजुकेशनली, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए स्टेट, और वो जो सोसाइटी है वो SC ST हैं और उनका एडुकेट रिप्रेजेंटेशन यानी कि उनका एक, जितनी उनकी जनसंख्या है उसके आधार पर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उनके लिए वैकेंसीज को रिजर्व किया जा सकता है। ये आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 में बोला गया। चीज समझ आई ये वाली, नहीं आई 16 क्लॉज 4, ठीक है जी। लेकिन अब 16 क्लॉज 4 के बाद एक नया कंसेप्ट क्रिएट होता है और उस कंसेप्ट का नाम रखा गया, कंसेप्ट तो नहीं बोलूंगा मैं इसे, एक नई बखेड़ा जिसे बोलते हैं, है ना, वो क्रिएट हो जाता है। और वो क्रिएट क्या होता है कि भाई मान लो ठीक है आपकी SC ST कम्युनिटी है, अब बात आएगी कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है कौन, कौन सी वाली कम्युनिटी SC में आएगी, कौन सी वाली जो कास्ट है क्लास है वो ST में आएगी। दिक्कत हो सकती है, नहीं हो सकती। अब इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए एक नया कमीशन बनाया गया, इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए एक नया कमीशन बनाया गया और उस कमीशन का नाम क्या रखा गया, बहुत फेमस कमीशन है और वो कमीशन बहुत ज़्यादा फेमस है, बताओ उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया मंडल कमीशन, उसका नाम रखा गया मंडल कमीशन। (1980) में ये अपनी रिपोर्ट देता है, मंडल कमीशन 1980 में अपनी रिपोर्ट देता है। 1979 में बनाया गया था। चेयरमैन कौन थे मंडल कमीशन के, BP मंडल। चेयरमैन कौन थे मंडल कमीशन के, BP मंडल। मंडल साहब से पूछा गया, मंडल साहब से मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी उस टाइम, उनसे पूछा गया कि मंडल साहब देख के बताओ कितनी जाति जो है वो SC ST में आ रही हैं। मंडल साहब ने एक एक चीज गिनी और उन्होंने फिर एक डाटा दिया। और अच्छा, ये मोरारजी देसाई के पास पावर कहाँ से आई थी कि वो SC ST कम्युनिटी गिनवा लें, सॉरी, कहाँ से पावर आई उनके पास, उनके पास पावर आई थी कॉन्स्टिट्यूशन से, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 340 से, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 340 से। और आर्टिकल नंबर 340 ये बोलता है कि अगर आपके स्टेट में, अगर आपके राज्य में, आपके देश में कोई भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं तो आप उनकी गिनती करा सकते हो और उसके आधार पर आप उनके प्रमोशन के लिए काम करोगे, वेलफेयर के लिए काम करोगे। आर्टिकल 340 से पावर आई। BP मंडल साहब से बोला गया मोरारजी देसाई ने कि गिन के बताओ कितनी कास्ट ऐसी हैं जो SC ST कम्युनिटी में आती हैं। तो मोरारजी देसाई बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने एक गिनती की और इन्होंने फिर एक डाटा दिया कि 3743 यानी कि 3743 कास्ट जो है वो SC ST के अंतर्गत आती है। इसमें कितने परसेंट पॉपुलेशन आ गई, लगभग 52% पॉपुलेशन को उन्होंने बोल दिया कि ये 52% पॉपुलेशन जो है वो SC ST के अंतर्गत आती है। अब मंडल कमीशन से पूछा गया कि अच्छा ऐसा है, चलो ठीक है मान ली हमने तुम्हारी बात, लेकिन इनके लिए करा क्या जाए, यानी कि इनको अपग्रेड कैसे किया जाए।
मंडल कमीशन से उस पर भी राय मांगी गई। तो मंडल कमीशन ने राय दी अपनी 1980 में ही, इन्होंने कुछ ज्ञान दिया, और वो जो ज्ञान था वो ज्ञान इस टाइप से था। इन्होंने बोला कि आप जो भी गवर्नमेंट जॉब देंगे, इन्होंने बोला कि आप जो भी गवर्नमेंट जॉब देंगे उसमें 27% रिजर्वेशन जो है आपको बैकवर्ड क्लासेस को देना पड़ेगा। 27% रिजर्वेशन जो है वो बैकवर्ड क्लासेस को देना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो इनसे पूछा गया कि चलो एक और चीज बताओ क्या करें। तो इन्होंने एक चीज बोली कि आपको मैक्सिमम रिजर्वेशन जो है 50% जो रिजर्वेशन है वो मैक्सिमम होना चाहिए, आप इससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इनसे बोला गया चलो ठीक है। इनसे पूछा गया कि बताओ और फिर क्या कर सकते हैं हम। तो मंडल कमीशन में एक और चीज हुई कि मंडल केस था। एक मंडल कमीशन के बाद एक मंडल केस भी आता है, लिख ही देते हैं। दो चीज ये थी, ठीक है। इसके बाद फिर मंडल केस। और इस केस का दूसरा नाम था इंदिरा साहनी केस। केस का दूसरा नाम क्या है? इंदिरा साहनी। 1993 का ये केस है। मंडल केस के नाम से ज्यादा जाना जाता है क्योंकि मंडल केस की ही इसमें जो रिकमेंडेशन थी वो हमने एक्सेप्ट की। पहली मैंने बता दी 27% रिजर्वेशन, दूसरी मैंने बता दी मैक्सिमम 50% रिजर्वेशन, तीसरी फिर मंडल केस में एक और चीज ऐड हुई। और वो मंडल केस में जो चीज ऐड हुई ये हुआ कि भाई जो आप रिजर्वेशन है ना वो आप शुरुआत में अपॉइंटमेंट में दे सकते हो, प्रमोशन में नहीं दे सकते, यानी कि नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। यानी कि आप प्रोन्नति में कोई भी रिजर्वेशन नहीं देने वाले हो। ये इंदिरा साहनी केस यानी कि मंडल केस में बोला गया। उन्होंने पूछा चलो भाई हम ये भी नहीं देते, है ना। अभी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट अब थोड़े से ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने एक और चीज ऐड कर दी। एक चीज ऐड क्या करी, इससे पहले बीपी सिंह गवर्नमेंट ने 10% जो ईडब्ल्यूएस वाला रिजर्वेशन है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग जो है जनरल कास्ट में, उनके लिए 10% रिजर्वेशन किया था। तो इसने वो वाला जो 10% रिजर्वेशन है उसको भी नो बोल दिया। इसने बोला आप वो वाला रिजर्वेशन भी नहीं दे सकते, यानी कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन नहीं दे सकते, आप केवल बैकवर्ड क्लासेस को देंगे, और वो भी बैकवर्ड क्लासेस एससी या एसटी को। ये चीज समझ आई कि नहीं? इन्होंने बोला ठीक है चलो। इसके बाद इन्होंने फिर एक और चीज ऐड कर दी, और एक चीज क्या ऐड करी मंडल के इसने, और जो अब इन्होंने चीज ऐड करी वो ये करी कि अगर मान लो आपकी जैसे कोई पोस्ट थी, ठीक है, और उसमें आपने एक 50 भर्ती निकाली, 50 में से 27 जो भर्ती हैं वो आपने किसी बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व कर दी। लेकिन दिक्कत ये हुई कि उन 27 में से आप 20 पोस्ट ही फिल कर पाए, 7 पोस्ट खाली बच गई। समझो इस चीज को ऐसे, ये मान लो आपके पास 100 भर्तियां टोटल, ठीक है, ये टोटल है 100, 27 जो है वो आपने बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व कर रखी है। 27 आपने बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व कर रखी है, और इस 27 में से इस बार 20 की भर्ती जो है वो अपॉइंट हो पाई, यानी कि 20 लोग जो है 20 कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट हुए। 7 पोस्ट खाली बच चुकी हैं। अब 7 पोस्ट में जनरल वाले तो जा नहीं सकते, इसमें 7 पोस्ट में एससी एसटी कम्युनिटी को जाना था, उसमें से वो गए नहीं या सेलेक्ट नहीं हो पाए, ये 7 पोस्ट हमारे पास बच गई। अब इन्होंने बोला कि ये मान लो ये भर्ती थी 2020 की, इन्होंने बोला कि 2021 में ना आप इन 7 पोस्ट को ऐड कर दो, 2021 में 7 पोस्ट को ऐड कर दो, अब जो 34 पोस्ट हो जाएंगी। अब 100 में से 34 पोस्ट हो गई, 2022 में ही फिर ये चीज हुई। अब 34 में से फिर दोबारा से 17 भर्ती जो वो बच गई, ठीक है, जो 17 भर्ती हैं वो दोबारा से बच गई। यानी कि ऐसा करते करते ऐसा हो सकता है कि 2022 या 2025 में आपकी 100 में से 58 या 60 भर्ती जो है वो एससी एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व हो जाए। हो सकता है, नहीं हो सकता? आप अगर भर्ती ऐड करते जाओगे लगातार तो ये चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है ना। और ये ही मंडल केस में, और इसका नाम जो दिया गया मंडल केस में उसे बोला गया हमने कैरी फॉरवर्ड।
मंडल केस में उसका नाम क्या दिया हमने, कैरी फॉरवर्ड रूल, और इसका नाम दिया हमने कैरी फॉरवर्ड रूल। मंडल केस ने बोला कि वैलिड है, मंडल केस ने बोला वैलिड है, लेकिन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये मंडल कमीशन ने बोल दिया। और उसने एक और चीज़ बोल दी कि आपको जो शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लासेस है, इसके लिए एक नेशनल कमीशन की स्थापना करनी पड़ेगी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और ये हमने कमीशन बनाया था 338 आर्टिकल के अंतर्गत, और फिर ये टूट गया शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब में। तो शेड्यूल कास्ट का एक जो हो गया वो 338A हो गया, 338B जो है वो शेड्यूल ट्राइब का हो गया। ये चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पर। अब देखो, ये था आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की सारी बात। पार्लियामेंट को आया गुस्सा, संसद को आया गुस्सा, उसने बोला कि सुप्रीम कोर्ट अपनी चलाएगा, हम भी तो अपनी चलाएंगे थोड़ी सी। पार्लियामेंट को आया गुस्सा, उसने क्या काम किया, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A एक नया आर्टिकल ही बना दिया। उन्होंने कहा हम बना दें नया आर्टिकल, रोक सको तो रोक लो। और उस नए आर्टिकल में पार्लियामेंट ने क्या ऐड कर दिया, पार्लियामेंट ने ऐड कर दिया कि ये जो रिजर्वेशन जो मैंने बोला था ना, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, ऐसा मंडल कमीशन ने बोला था, मैंने नहीं बोला, है ना। तो आर्टिकल पार्लियामेंट ने क्या काम किया, उसने आर्टिकल 16 क्लॉज 4A बनाया नया, और उसने प्रमोशन को ऐड कर दिया। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से बनाया था, ये भी दिक्कत हो सकती है। तो ये जो बनाया गया था, ये 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995, 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995, 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 से ये बनाया। ठीक है, प्रमोशन ऐड कर दिया गया। फिर थोड़ी सीनियरिटी वाली दिक्कत आई थी। सीनियरिटी में क्या है कि अगर आपकी कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी है तो उसमें भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, इसने बोला मिलेगा। 16 क्लॉज 4 ने बोला मिलेगा, यानी कि कंसिक्वेंशियल जो सीनियरिटी वाला कंसेप्ट है वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया आर्टिकल 16 क्लॉज 4A। 16 क्लॉज 4 भी नया आर्टिकल आया, दिक्कत एक नहीं है। अब इस आर्टिकल 16 क्लॉज 4B ने क्या बोला, दिक्कत यहाँ भी हो गई। तो इस 16 क्लॉज 4B ने बोला, जो अभी तक हम कैरी फॉरवर्ड रूल पढ़ रहे थे, जो अभी तक हम कैरी फॉरवर्ड रूल पढ़ रहे थे ना, कि मान लो पहले 7 भर्ती बची, फिर 17 बची, फिर वो सारी जुड़ जाएंगी, उसमें जुड़ जाएंगी। इसने बोला आप उनको जोड़ो मत, इसने बोला आप उनको जोड़ो मत, उनको सेपरेट वैकेंसी बना दो, उनको एकदम अलग से वैकेंसी बना दो, यानी कि वो भर्ती अलग से निकाल दो, बात खत्म करो। एक कंसेप्ट ये ऐड हुआ इसने बोला कि आप उन भर्ती को अलग से निकाल दो। और एक कंसेप्ट ये ऐड हुआ जो हमने बोला था 50% लिमिट वाला, 50% लिमिट वाला, वो इसने बोला खत्म, टाटा बाय बाय। इसने बोल दिया कि 50% वाला जो कंसेप्ट है अब वो खत्म हो गया है, हम 50% से ज़्यादा भी रिजर्वेशन सेपरेट वैकेंसी में दे सकते हैं, और उन पूरी वैकेंसीज को हम SC/ST कम्युनिटी से भी फिल कर सकते हैं। ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4B में बोला गया। यहाँ तक चीज़ें समझ आई कि नहीं? 16 क्लॉज 4B। इसके बाद आर्टिकल 16 क्लॉज 5 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि कुछ बस तो नहीं गया आर्टिकल। इसके बाद 16 क्लॉज 5 पढ़ लेते हैं। और 16 क्लॉज 5 कहता है, आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 5 बोलता है, मैंने बोला था ना आपसे, आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्लॉज 4 क्लॉज 5 एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है, और वो ही अपवाद देखने को मिला हमको आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में। और वो अपवाद देखने को मिलता है हमको रिलीजन, यानी कि धर्म के आधार पर, या और डिनोमिनेटेड कोई पोस्ट हो। मान लीजिए अगर नर्स है, ठीक है, तो आप उसमें महिलाओं को प्रेफरेंस दे सकते हैं। या कुछ ऐसी नौकरी है, मान लीजिए गर्ल्स कॉलेज हो तो आप गर्ल्स टीचर रखोगे, है ना, वो सारी चीज़ें हैं। या तो कोई ऐसी पोस्ट हो, या फिर रिलीजन हो, धर्म हो, मंदिर है तो उसमें पुजारी रखोगे, मदरसा है तो उसमें मौलवी रखोगे, चर्च है तो उसमें जो उनके क्रिश्चियन गुरु होते हैं उनको रखोगे,
शायद पादरी बोलते हैं उनको, इस टाइप से कुछ, ठीक है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में बोला गया कि अगर आपको रिलीजन या कोई डिनोमिनेटेड पोस्ट है और उसके आधार पर आप कोई भी अपॉइंटमेंट करते हैं, इनको आधार मान करके कि भाई एक चीज मानो कि अगर मंदिर है तो उसमें हम हिंदू रिलीजन वाले को ही रखेंगे, तो ये वैलिड होगा, ये जो है अमान्य नहीं होगा, क्योंकि हमने आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में पढ़ा था कि अगर आप रिलीजन के आधार पर एम्प्लॉयमेंट में कोई भेदभाव करते हो तो वो अमान्य होगा। लेकिन 16 क्लॉज 5 बोलता है कि अगर रिलीजन या डिनोमिनेटेड पोस्ट के आधार पर आपको एम्प्लॉयमेंट, स्टेट एम्प्लॉयमेंट देता है तो वो अमान्य नहीं होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, लास्ट टाइम खत्म हो गया ये। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या बोलता है? 16 क्लॉज 1 बोलता है कि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, यानी कि आप जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे सभी को स्टेट एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन स्टेट एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में ये बोला गया एनी पर्सन। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में क्या बोला गया? 16 क्लॉज 2 में आपको 7 ग्राउंड दिए थे। 16 क्लॉज 2 में आपको 7 ग्राउंड दिए थे। कौन कौन से? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये 7 ग्राउंड थे। 16 क्लॉज 3 में क्या बोला गया कि आप जो है 16 क्लॉज 3 में बोला गया पार्लियामेंट जो है वो रेजिडेंस, यानी कि आपके निवास स्थान के आधार पर कानून बना सकती है कि हरियाणा के लोगों को ही हरियाणा वाली पोस्ट में नौकरी मिलेगी, यूपी वालों को यूपी में नौकरी मिलेगी। कौन कर सकता है ऐसा? पार्लियामेंट कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं कर सकती। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में क्या बोला गया कि आप सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो है, यानी कि जो SC ST है, उनके लिए जॉब में, यानी कि उनके लिए रिजर्वेशन रख सकते हो आप जॉब में। एक मैं डिबेट और बता दूं, यहाँ पर 16 क्लॉज 4 में एक डिबेट और चलती है आर्टिकल 335 की। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बोला हुआ है कि आपको आर्टिकल नंबर 335 बोलता है कि आपकी जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, यानी कि जो उसकी प्रशासनिक क्षमता है, वो किसी भी कारण से डिटेरियोरेट यानी कि कम नहीं होनी चाहिए। ये आर्टिकल 335 बोलता है। और 16 क्लॉज 4 में मान लो SC ST को अगर रिजर्वेशन दे रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रशासनिक क्षमता में ऊंच नीच हो जाए, तो फिर 16 क्लॉज 4 में पार्लियामेंट की और संसद की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसे ट्रेनिंग में या और जैसी चीजें होती हैं उसके आधार पर उसे इतना मजबूत कर लिया जाए कि हमारे आर्टिकल 335 का वायलेशन ना हो, यानी कि उसकी भी प्रशासनिक क्षमता बाकी अदर कैंडिडेट्स के बराबर कर दी जाए। ये आर्टिकल 335 बोलता है और ये पार्लियामेंट ने बोला हुआ है। इसके बाद फिर एक नया आर्टिकल ऐड हुआ 16 क्लॉज 4A। 16 क्लॉज 4A ने क्या बोला कि पार्लियामेंट जो प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है, यानी कि प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है, प्लस जो सीनियरिटी है उसमें भी रिजर्वेशन दे सकती है। 16 क्लॉज 4B एक नया आर्टिकल ऐड हुआ। 16 क्लॉज 4B ने क्या बोला? 16 क्लॉज 4B ने बोला कि भाई आपका जो कैरी फॉरवर्ड रूल है, यानी कि आप उसके लिए एक सेपरेट वैकेंसी बना सकते हो, ठीक है। और 16 क्लॉज 5 ने क्या बोल दिया कि आप किसी को धर्म या रिलीजियस और डिनोमिनेटेड जो पोस्ट होती हैं उनके आधार पर आप उनको नौकरी दे सकते हो। ये था 16 क्लॉज 5। मंडल कमीशन ने क्या बोला? बीपी मंडल के अंतर्गत अपॉइंट हुआ था, 1980 में रिपोर्ट दी। इंदिरा साहनी केस में बोला गया कि मैक्सिमम रिजर्वेशन 27% होना चाहिए, 50% से ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप जो प्रमोशन है उसमें रिजर्वेशन नहीं दे सकते। मंडल कमीशन ने ये चीज़ बोली थी और उसके लिए हमने 16 क्लॉज 4A बना दिया पार्लियामेंट ने। फिर उसके बाद बोला कि आप जो है एक 16 क्लॉज 4B जो हमने बोला कि आपकी जो कैरी फॉरवर्ड रूल है वो वैलिड है, लेकिन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 16 क्लॉज 4B बना दिया उसके लिए पार्लियामेंट ने, उसने बोला 50% से ज़्यादा रखेंगे और उसको हम एक नई सेपरेट वैकेंसी बनाएंगे। तो ये था आज का आर्टिकल नंबर 16। एक चीज आंसर राइटिंग,
8 बजे सुबह मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक क्वेश्चन पोस्ट किया जाएगा, रात को 8 बजे उसका मॉडल आंसर मिलेगा, तो आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आर्टिकल नंबर 17 के साथ मिलेंगे। आर्टिकल नंबर 17 के साथ मिलेंगे, अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल, यानी कि अस्पृश्यता जो है वो आर्टिकल नंबर 17 में दी हुई है, और पिछले में हमने आर्टिकल 15, 14, 13, 12 जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। बाकी अगर आपने और वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लगातार सीरीज चल रही है और आपको आनंद आएगा, पॉलिटी के कंसेप्ट क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।